हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर प्रश्न से लिए गए हैं और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको हल करके समझाऊंगा। अगर यही प्रश्न आपके अति लघुत्तरी में भी आ जाएंगे तो वहाँ भी यह आपके हेल्प करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे ऐसे 10-10 प्रश्नों की लगातार सीरीज चल रही है। अगर वह पीछे की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है? तो देखिए, बहुपद की पहचान पहले कर लेते हैं। बहुपद कैसे दिखते हैं? तो देखिए, बहुपद वह होता है कि जो चर हो, जो चर की घात हो वह क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? पूरी पूरी संख्या, 1 2 3 4, यह सभी पूर्ण संख्या, मतलब वह दशमलव में नहीं होनी चाहिए और वह भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, तब वह बहुपद होगा। ठीक है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि वह अगर कोई संख्या रूट में होती है, बात समझ लीजिएगा। अगर चर कहीं रूट में है तो इसका मतलब होता है कि उस चर पे 1/2 घात होता है। ठीक है। अब कहीं पे अगर बटे में है, जैसे 1/x, तो उसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उस पर घात -1 हो जाती है। यानी आपको जो बहुपद का जो मानक बहुपद का जो समीकरण होता है उसके रूप में होना चाहिए x² प्लस bx प्लस c, इसके रूप का होना चाहिए, वह दिखना चाहिए। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है x² प्लस 1/x। तो यहाँ पे देखिए बटे में है, जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी, चर की घात प्लस होनी चाहिए, तो यह तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट में दिख गया तो यह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, 3x² माइनस 3x प्लस 1। तो यह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि x² प्लस 1/x² प्लस 7, तो यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, क्योंकि बटे में इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस घात हो जाएगी, जबकि घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो वह संख्याएं होंगी। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8 है। अब जैसे मान लेते हैं कि वह संख्याएं x और y हैं। ठीक है, वह संख्याएं क्या हैं? x और y हैं। तो दो संख्याओं का योगफल का मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पे दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो y से y कट गया, 2x बराबर क्या हो गया? यहाँ से 8 और 2 10, x का मान चाहिए तो यह 2 कहाँ चला जाएगा? 10 के बटे में चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, x का मान किस में 5 आया हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 6,2, सेकेंड ऑप्शन है 5,3, थर्ड ऑप्शन है 7,1 और फोर्थ ऑप्शन है 1,2। तो x का मान 5 किस में है? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए और किसी में 5 रहता x का मान, तब हम y का मान निकालते। y के मान के लिए क्या करेंगे? यही x का मान हम किसी भी समीकरण में, चाहे इसमें रख दें, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा हल करके दिखाना नहीं है, तो हमें x का मान पता चल गया और किसी में 5 नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविध कर 88 है, के का मान निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब इसको अगर हम मानक समीकरण से हम तुलना करें, यानी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें, तो क्या होगा? यहाँ से देखिए a का मान, a के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 3, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा।
फिर b बराबर यहाँ पे क्या है, देखिए चिन्ह सहित लेंगे तो -4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा -k। अब यही मान इसमें रखना है, तो देखिए विविधकर का मान दिया हुआ है 88, तो यहाँ पे 88 रख देंगे। बी स्क्वायर, बी का मान -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -4ac, तो 4 और ए का मान क्या है 3, तो 4 तिहाई 12 और सी का मान -k, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 12k। अब इसी k का मान निकालना है, तो इस k के मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 88 - 16 बराबर 12k। अब माइनस कर लेंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, ठीक है, बराबर 12k। अब k के मान के लिए 12 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 12 छाक 72, यानी k बराबर क्या हो गया 6। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका 6 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर होगा। और यहाँ पे यह दिया हुआ है समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो यह 1/3 है। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी दो, जैसे अब दोनों पद हैं तो इस पद में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो सार्वंतर आ जाता है, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दें तो सार्वंतर आ जाता है। तो सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, देखिए 5/3 माइनस 1/3, हर समान है तो अंश माइनस हो जाते हैं, 5 में से 1 गया 4, 4/3। अब यहाँ पे देखेंगे a का मान 1/3 और d का मान 4/3, तो कौन सा ऑप्शन 1/3 4/3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में a का मान यानी प्रथम पद a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a बराबर 1/3 हो जाएगा, और यह सार्वंतर को d से, तो d बराबर 4/3 यहाँ पे आप देख रहे हैं आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, अच्छी प्रकार फेंटी गई 92 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जो टोटल पत्ते होते हैं ताश में वो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्ते में से इक्का कितना होता है, तो जो इक्का होता है उसमें वह होता है आपका 4। क्या होता है, इक्का होता है 4। अब अगर प्रायिकता की बात करें इक्का आने की, तो यानी 52 बार में से केवल 4 बार ऐसा होगा कि उस पत्ते में से इक्का आएगा, यानी जो संभावना है उसके आने की वह होगी 4। और टोटल संभावना कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो वह है 52, यानी 4/52 इक्का आने की प्रायिकता होगी। कट कर देते हैं, 4 × 4, यहाँ पे कट करते हैं 4 × 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे 1/13, यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में 1/13 आया हुआ है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक के बिल्कुल प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए हों और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 21.5, सेकेंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 19 और फोर्थ ऑप्शन है 20.5। तो देखिए बहुलक बराबर होता है स्टूडेंट्स, बहुलक इसका फार्मूला होता है आपका, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका। क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, शॉर्ट में इसको दिखा देते हैं, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यह आपका फार्मूला होता है, ठीक है, 2 गुणे माध्य। अब इसी में आपको मान रख देना है, तो देखिए 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान क्या है 20, तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यह बंटन का माध्य है, ठीक है ना, मध्य नहीं माध्य है, 20.5, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 41, 60 में से 41 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 19 आएगा, बहुलक आपका 19 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में 19 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा घटेगा पहले के समान दो गुना। देखिए जब कोई ठोस आकृति हो और उसे रूपांतरित करने का मतलब कि दूसरी आकृति में बदला गया है तो उसका जो आयतन होगा वह पहले के समान ही होगा। मतलब पहले वह वस्तु जितनी थी दूसरे शेप में बदलने के बाद भी वह वस्तु क्या होगी उतना ही होगी, उसका वह पहले के समान ही होगी, न तो वह बढ़ेगा न तो घटेगा न दो गुना होगा। तो यहाँ पे पहले के समान यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। फर्स्ट ऑप्शन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन 64 करड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे त्रिज्या 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिज्या 8 है। अगर हम वृत्त की बात करें, मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है, तो त्रिज्या 8 है। अब कह रहा है कि इसके अंतर्गत वर्ग खींचा गया। देखिए वर्ग इस टाइप से कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे रफली एक शेप हम आपको बनाकर बस की दिखा रहे हैं केवल। तो देखिए वर्ग खींचा जाएगा, यह उसका विकर्ण होगा, यहाँ से यहाँ तक यह उसका विकर्ण है। अब जो वर्ग का जो विकर्ण होगा वह इस वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। यानी वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या अगर 8 दी हुई है तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग का विकर्ण और वृत्त का, देखिए वृत्त का व्यास दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आपका वृत्त का व्यास बराबर होगा किसके, वर्ग के विकर्ण के, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। आप फिगर में देख सकते हैं, क्योंकि यह लाइन जो गई हुई है यह व्यास है और यही इस वर्ग का विकर्ण है, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर और बटे में 2। तो विकर्ण क्या होगा, उसका व्यास ही विकर्ण हो जाएगा। तो व्यास अभी हमने बताया त्रिज्या 8 है तो व्यास 16 होगा, यानी 16 का स्क्वायर और बटे में 2। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 और बटे में 2 कर देंगे, भाग दे लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका आया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकेंड ऑप्शन है √3/2, थर्ड ऑप्शन है 1/√2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/2। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए का मान दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है आपका, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे। 1 - कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है, 1/2। तो यहाँ से हल कर लेंगे तो 1 - 1/2, एक पूरा है आधा उसमें से माइनस कर दिए तो यह 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 4 में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा 1/2, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले
किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई, यहाँ पे 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, जब व्यास आपको दिया हुआ है और हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी व्यास 1/2 है तो उसका आधा 1/2 और बटे में 2, आधा का मतलब यह हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यह 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी त्रिज्या आपका 1/4 आ गई। ठीक है, त्रिज्या आपका क्या आ गया, 1/4। अब यहाँ से देखिए, जब त्रिज्या आपका 1/4 आ गया, यानी r का मान क्या आ गया, 1/4। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6 पाई r स्क्वायर। लेकिन यह क्या है, अर्धगोला है, आधा गोला है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वह फार्मूला होता है उसका 3 पाई r स्क्वायर। इसी में इस मान को रख देंगे, तो 3 पाई और r का मान क्या है, 1/4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 3 पाई और यहाँ पे देखिए 1/4, तो यह हो जाएगा गुणे 1/4 चौके 16, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3 पाई और बटे में 16। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 पाई बटे में 16, यहाँ पे यह ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इस टाइप से लिखा हुआ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इस टाइप से लिखा गया है। ठीक है, इसको देखकर आप यह मत सोचिएगा कि यहाँ पे 16 के साथ पाई नहीं है, यह पाई अंश में ही है, तो यह 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 10 तक के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे ऐसे ही 10-10 प्रश्नों की लगातार सीरीज चल रही है। अगर पीछे की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीछे की किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर पूरी वीडियो आप देखते हैं सभी को, तो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आप 90+ की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए गुड लक, अच्छी तरह तैयारी करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी तरह अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।